Hello everyone, my name is Nidhi and welcome to सेंटर फॉर एम्बिशन। सेंटर फॉर एम्बिशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है G7 समिट। G7 समिट जो कि रिसेंटली अभी होके गया है, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें क्या पढ़ना है, इसमें G7 समिट के बारे में हमें क्या जानना है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं और इसका इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इंडिया का क्या रोल है, ये सब हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि अभी ये न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, अभी हमारा जो G7 समिट है वो न्यूज़ में क्यों है। G7 समिट 2026 जो है वो फ्रांस के एक सिटी है जिसका नाम है एवियान। ठीक है, एवियन नाम के सिटी में ये G7 समिट हुआ। इसमें G7 कंट्रीज के लीडर्स के अलावा बाकी कंट्रीज के लीडर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, जैसे कि इंडिया से आप देख सकते हैं, मेरे पीछे इमेज लगा हुआ है, पीएम मोदी जी गए हुए थे। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अभी ये न्यूज़ में क्यों है और फिर उसके बाद इसके ओरिजिन पे जाएंगे, देन कौन से कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वाई इज इन न्यूज़। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटेंड 52nd G7 समिट। ओके, कहाँ पे हुआ? एवियान, फ्रांस में हुआ। ठीक है, अब यूपीएससी तो जनरली नहीं पूछता है, बट स्टेट पीसीएस और स्टेट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ G7 समिट। तो हमें इसकी थीम भी याद रखनी पड़ेगी। इसकी थीम है फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी। ठीक है, ये इसकी थीम थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो G7 समिट है इसका क्या इम्पैक्ट रहा। The summit brought together G7 nations and provided India as a key platform to champion the priorities of the Global South. अब ये ग्लोबल साउथ क्या है और ये इंडिया का क्या रोल है? अभी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि मोदी जी ने कहा G7 में कि ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट है और G7 कंट्रीज की कहीं ना कहीं डोमिनेंस है, बाकी कंट्रीज को उतना प्रायोरिटीज नहीं दिए जाते। तो ये कुछ इश्यूज जो हैं वो पीएम मोदी जी ने वहां पे जाके बोले कि ट्रस्ट डेफिसिट है, हमें ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। बाकी सारे रिसोर्सेज तो ठीक है, बट ट्रस्ट एक अलग रिसोर्स है जिसको हमें आपसी रिलेशंस में लाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। ग्लोबल साउथ का कहने का मतलब क्या है, यानी कि इंडिया को इतना प्रायोरिटी देना कि हम कहीं ना कहीं इंडिया को प्रायोरिटीज दे रहे हैं। इन व्हाट फील्ड? इन एवरी फील्ड। लाइक टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, हम रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इंडिया को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी मिल सकती है। इंडिया एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा सकता है अदर कंट्रीज को। ठीक है, और दूसरा ये कहीं ना कहीं ये चाइना को काउंटर करने की एक पॉलिसी भी है, जिसे हम चाइना+1 स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। मैंने इससे पहले भी के बारे में बताया हुआ है। China+1 स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि हम चाइना को काउंटर करने के लिए उसके जैसा एक और कंट्री डेवलप करें, और वो कंट्री कौन सा है? इंडिया। इंडिया में इस समय किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, यहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बस हमें क्या है, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने की ज़रूरत है, और वो टेक्नोलॉजी हमें दूसरे कंट्रीज अगर देंगे तो इंडिया कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म कर सकता है और चाइना को भी काउंटर कर सकता है। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे आते हैं वापस से। ये हमने पढ़ लिया कि क्यों न्यूज़ में है, कहाँ पे हुआ। ठीक है, और इसके अलावा इसकी हमने थीम के बारे में भी पढ़ा, फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी। कहने का मतलब नए पार्टनरशिप्स पे काम करना और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भाईचारा और तालमेल अच्छे से बिठा पाना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि G7 कंट्रीज का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम of the world's 7 major advanced economies working together to address global economic, political and security challenges। कहने का मतलब ये जो G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, और ये 7 कंट्रीज कोई रैंडम कंट्रीज नहीं है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं। ये 7 कंट्रीज
पूरे ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी को होल्ड किए हुए हैं, यानी कि परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी इनके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये फाइनेंशियल तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से और इकोनॉमिक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होल्ड लिए हुए हैं, तो ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं, ठीक है। अब हम कंट्रीज कौन से हैं उसके बारे में बाद में आएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें इसका ओरिजिन कैसे हुआ, G7 कंट्रीज का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। तो जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा 1973 में एक ऑयल क्राइसिस हुआ था, ठीक है। 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ, ठीक है। इसकी वजह से ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस, जब भी कोई क्राइसिस आता है तो ऑब्वियस ही बात है कि फाइनेंशियल क्राइसिस बन जाता है, प्रॉब्लम पूरा ग्लोबली लेवल पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो 6 इंडस्ट्रियल नेशंस थे उन्होंने एक मीटिंग की 1975 में, कहने का मतलब 1973 में एक ऑयल क्राइसिस होता है, उसके बाद जो टॉप 6 कंट्रीज थे, स्टार्टिंग में ये G7 नहीं था, G6 था, तो जो टॉप 6 कंट्रीज थे उनकी एक मीटिंग होती है 1975 में, उन्होंने एक मीटिंग किया और उन्होंने बोला कि किस तरीके से जो ऑयल क्राइसिस हुआ उसको टैकल किया जाए, उसके बारे में इन्होंने कुछ प्लान्स बनाए, कुछ चीजें की। उसके बाद 1976 में एक कंट्री और इनको आके ज्वाइन करता है जिसका नाम है कनाडा। वो कंट्री आके 1976 में जैसे ही इनको ज्वाइन करता है तो ये अब G6 से G7 बन जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1997 में रशिया इनको ज्वाइन कर लेता है। तो अभी कहने का मतलब G6, फिर G7, फिर G8, अभी रशिया के ज्वाइन करने के बाद G8 कंट्रीज हो जाते हैं। बट 2014 में कुछ ऐसा होता है जिस वजह से रशिया एग्जिट कर जाता है। उस समय क्या होता है कि आपको पता है कि जो रशिया है और जो यूक्रेन है जिसका वॉर अभी भी चल रहा है, इतने 2-3 सालों से कंटिन्यूस वॉर चल रहा है इन दोनों के बीच में। तो इनके बीच में ना एक छोटा सा एरिया हुआ करता था जो कि यूक्रेन का पार्ट था, और इससे पहले रशिया एंड यूक्रेन दोनों पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थे। तो जब ये जो इनिशियली जो एरिया था वो यूक्रेन का पार्ट था, रशिया उसको कैप्चर कर लेता है और ये क्रीमिया का एनेक्सेशन कहलाता है, ठीक है। ये जो क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ 2014 में, उसके बाद रशिया को एक्सपेल्ड कर दिया जाता है G8 के ग्रुप से और ये बन जाते हैं G7 अगेन, ठीक है। अब इतना तो पता चल गया कब बना, 1975 में बना। अब हमारे पास इन G7 कंट्रीज की लिस्ट है, उसको जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो आप G7 कंट्रीज के नेम्स याद रख सकते हो, ठीक है। वो ट्रिक है JUUIC GF, कहने का मतलब जूस GF। इसका मतलब J फॉर जापान, ठीक है, U फॉर US, अगेन U फॉर UK, E फॉर इटली एंड C फॉर Canada and G for Germany and F for France। मैंने एक छोटा सा ट्रिक दे दिया, आप जैसे चाहे जो ट्रिक बना के याद रखना चाहें याद रख लीजिएगा। ये थे G7 कंट्रीज, और G7 कंट्रीज के बाद हमने अच्छे से पढ़ लिया कि भाई कौन कौन से थे। US था, UK था, जर्मनी था, इटली था, फ्रांस था, कनाडा था, फिर रशिया भी शामिल होता है। रशिया फिर बाद में 2014 से एक्सपेल्ड हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं कि इनके अचीवमेंट्स क्या रहे। अब ये बन गया ग्रुप, इसका अचीवमेंट क्या है। इसके अचीवमेंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो बेसिकली 7 नेशन, शेयर्ड पर्पस एंड ग्लोबल इम्पैक्ट, यानी कि पार्टनर फॉर स्टेबल, सस्टेनेबल एंड प्रोस्पेरस वर्ल्ड, ये इनका मोटो है बेसिकली। तो इनका सबसे पहला काम है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। जैसे कि मैंने पहले ही कहा टॉप 6 कंट्रीज थे ये इनिशियली फेज में, तो अभी लास्ट में कनाडा ज्वाइन हो गया एंड एवरीवन नोज कि कनाडा भी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इनका बहुत ज़्यादा है। अगर मैं 2025 के अकॉर्डिंग बात करूं तो अप्रोक्स 44% ग्लोबल GDP और 60% ग्लोबल नेट वेल्थ, यानी कि वर्ल्ड के पूरे वेल्थ का 60% इनके पास है। और अगर मैं ग्लोबल GDP की बात करूं दैट इज 44%, ठीक है।
तो कितना ज्यादा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है इनका। दूसरा है ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग फोरम। एक तरीके से ये ग्लोबली प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला एक फोरम है, ठीक है, जहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, हेल्थ हो गया, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ डील्स जो ईरान और यूएस का डील होने वाला है, उसके कुछ जो डिटेल्स हैं वो लीक हो गए हैं। तो जिसमें कुछ रेमिटेंस देने की बात सॉरी, जिसमें कुछ जो इसको ईरान को जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई करने की बात की गई है। तो इस तरीके से तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पे ये सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें जिनके बारे में ये बात करते हैं। प्रमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। कैसे करता है? पार्टनरशिप है, किसी एक कंट्री की नहीं चलती, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है तो अलग अलग ओपिनियन शेयर होते हैं, अलग अलग ट्रेड्स की बात होती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, ह्यूमन राइट्स हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं। ये नहीं कि हम अपनी इकोनॉमी को होल्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कंसेंसस बेस्ड कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स पॉलिसी रिस्पॉन्सेस टू ग्लोबल क्राइसिस थ्रू कलेक्टिव एक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें भी इसमें दी हुई हैं। लास्ट में आता है कि क्लाइमेट लीडरशिप भी है, कहीं ना कहीं डीकार्बनाइजेशन यानी कि कार्बन को लिमिट करने की बात भी ये लोग कहते हैं। ओके, क्लाइमेट को फाइनेंस करने के लिए बात कहते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको हेल्प की जाएगी, ठीक है। उनका जो भी लॉस हुआ है, क्लाइमेटिक जो लॉस हुआ है, तो उसको फुलफिल करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो कहीं ना कहीं उनको क्या करेंगे, ग्रांट देंगे, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म भी है। लेट द 15% ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स एग्रीमेंट, ठीक है। ये बेसिकली 2021 के हिसाब से ये दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, लॉन्च्ड इन हिरोशिमा एआई प्रोसेस फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस एंड डिजिटल कोऑपरेशन। तो इसके बारे में भी ये सब इसके कुछ फंक्शंस हैं, जो अचीवमेंट्स हैं जो अभी तक इसने अचीव किए हैं। तो अचीवमेंट से आगे बढ़ के अब हम इंडिया के रोल की बात कर लेते हैं कि इंडिया का रोल क्या है। ओके, अब इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज एसोसिएशन, क्यों चाहिए इंडिया का एसोसिएशन उनको, ऑलरेडी इतना इन्फ्लुएंस्ड कंट्रीज हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला हो जाता है इकोनॉमिक पावर हाउस। इंडिया जो इस समय वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। ये आप सबको पता है कि जितनी भी इकोनॉमीज हैं उनमें से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर इकोनॉमी कोई है दैट इज इंडिया, ठीक है। तो इवन जो हमारी जो G7 की लार्जर इकोनॉमीज है ना, लाइक फ्रांस, इटली, उनसे भी ज्यादा फास्टर है इंडिया। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये इकोनॉमिक पावर हाउस है, इसीलिए इंडिया को प्रमोट करना है, इंडिया के लिए इंडिया के सपोर्ट में काम करना है, ठीक है। दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया जो है लार्ज मार्केट है, स्किल्ड वर्कफोर्स का, फेवरेबल बिजनेस इन्वायरमेंट है, की डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। क्यों? चाइना, फिर अगेन एक कहीं ना कहीं पॉलिसी भी है हमारी, चाइना को काउंटर करना है। इंडिया के पास इतना अच्छा वर्कफोर्स है, उसको यूटिलाइजेशन करना है। उसका यूटिलाइजेशन जितना ज़्यादा अच्छे से होगा उतना ही ग्रोथ और बेटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंस। इंडिया इज अ क्रुशियल स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर G7 कंट्रीज इन मेंटेनिंग अ फ्री, ओपन एंड स्टेबल इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। ये भी एक रीजन है कि इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंस देनी है। इंडिया बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो अगर हमें इंडो पैसिफिक रीजन में एक फ्री और स्टेबल बैलेंस बनाना है तो इंडिया को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबल क्राइसिस मैनेजमेंट। हम सब ने देखा इंडिया ने किस तरीके से कोविड के टाइम पे भी वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली सबको हेल्प किया, हमने वैक्सीन बांटे। फिर उसके बाद जब जब प्रॉब्लम्स होती है अदर्स कंट्रीज में तो हम वहाँ पे अपना सपोर्ट देते हैं, ठीक है। जैसे यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ या वेस्ट एशिया टेंशंस जब जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम हेल्प करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इस वजह से भी चाइना प्लस स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रही हूँ, चाइना प्लस स्ट्रैटेजी है, इसका मतलब चाइना को काउंटर करना है, ठीक है। चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम करना है, क्योंकि चाइना के पास डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। चाइनीज प्रोडक्ट्स हर जगह हर कंट्री में पहुंच चुका है, जो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के लिए भी हार्मफुल हो रहा है। तो इसीलिए चाइना प्लस स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं, +1 स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं ताकि हम काउंटर कर सकें चाइना को, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड AI लीडरशिप भी है।
India's digital infrastructure, innovation ecosystem, and IT talent make it an essential partner in shaping global AI and technology governance. इंडिया का अब एआई का जिस तरीके से यूटिलाइजेशन, जिस तरीके से यूज बढ़ता हुआ जा रहा है, तो उस वजह से टेक्नोलॉजी में भी इंडिया का जो ग्रोथ है उसको देखते हुए भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं कि अब ये जो सबमिट हुआ, अब इस सबमिट के क्या आउटकम्स थे। ये सबमिट तो हो गया, अब इसके आउटकम्स क्या निकले और कितना इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट, इतने टाइम से ईरान और यूएस एंड इजराइल इन सब का जो कॉन्फ्लिक्ट वॉर एक तरीके से चल रहा था, वो कहीं ना कहीं अब स्टॉप होने वाला है और एक डील की जा रही है, डील साइन हो रही है बिटवीन यूएस एंड ईरान। ठीक है, ईरान यूएस डील हो रही है। G7 endorsed द प्रिलिमिनरी ईरान यूएस पीस एग्रीमेंट। अब एक पीस एग्रीमेंट हो रही है, एक दो दिन में आपको देखने को मिल जाएगी, वो भी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है हाँ, इसमें क्या होगा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके प्रॉब्लम्स थे, जो टेंशन्स चल रहे थे कि बेसिकली ईरान चाहता था कि उसको पूरा का पूरा अथॉरिटी मिल जाए, तो उसको कहीं ना कहीं अब कम करने की कोशिश की जाएगी, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, committed to strengthening supply chains, reducing industrial over capacity, addressing macroeconomic imbalance। कहने का मतलब है जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो लाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, जो बेसिकली जो हमारा सप्लाई चेन है उसको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाएगी। इंडस्ट्रियल की जो कैपेसिटी है उसको और बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे करके कुछ कुछ स्टेप्स इन्होंने लिए हुए हैं। उसके बाद सपोर्ट फॉर यूक्रेन, यूक्रेन के बारे में भी इन्होंने बात की। यूक्रेन के बारे में जब इन्होंने बात की, इन्होंने बोला कि यूक्रेन को रीअफर्म्ड अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर यूक्रेन, कमिटेड टू इनहांस्ड मिलिट्री एंड एयर डिफेंस असिस्टेंस। कहने का मतलब यूक्रेन को हम मिलिट्री और एयर असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाएंगे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि रशिया इसका पार्ट है नहीं, और रशिया पार्ट नहीं है, रशिया पे ऑलरेडी यूएस ने सैंक्शंस लगाया हुआ है, ईरान पे भी सैंक्शंस लगाए थे। बट ये जो डील साइन होने वाली है, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे जब भी डील फाइनल हो जाएगी, कि ये जो सैंक्शंस हैं ईरान से अभी हटने वाले हैं। ठीक है, ये जो डील है, पीस डील जो साइन हो रही है, उसमें मेंशन है, जो लीक हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कि ईरान से सैंक्शंस हटने वाले हैं और बहुत ईरान को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाएगी जो अब तक नहीं मिली थी। वहीं ये जो यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं रशिया को काउंटर किया जा रहा है। ठीक है, आगे क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट, एडवांस्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट एक्शन, कमिटेड टू डेट सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट फाइनेंस रिफॉर्म्स, ये सब किया जाएगा। देन उसके बाद एआई गवर्नेंस की बात की गई है कि एआई को क्या किया जाएगा, एक तरीके से सेफ रिलायबल बनाया जाएगा, ताकि उसमें जो इश्यूज हैं, एथिकल इश्यूज को टैकल किया जाएगा। उसके यूटिलाइजेशन को ना बेसिकली जिस यूज़ के लिए उसको बनाया गया उसी तरीके से उसको फॉलो अप किया जाएगा। ठीक है, उसको लेके कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाएंगे ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको टैकल किया जा सके। नेक्स्ट है ग्लोबल हेल्थ एंड पार्टनरशिप्स, strengthen cooperation like Ebola response, cancer control, pandemic preparedness, and reaffirmed commitments to broader international solidarity। क्योंकि solidarity हमने पढ़ा कि उसके थीम में ही प्रेजेंट है, तो ग्लोबल हेल्थ और पार्टनरशिप को लेके भी बात की गई है। अभी जैसे हमने पढ़ा कि इबोला क्राइसिस हुआ है, इबोला आउटब्रेक हुआ है, तो वो वापस से कोविड जैसा प्रॉब्लम ना हो जाए, उसको उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये कुछ रिस्पॉन्स जो है चीज़ें की जा रही हैं, ताकि उसके उसको जो महामारी बनने से बचाया जा सके। ठीक है, लाइक उसको कोविड जैसा ना बड़ा हो पाए। ठीक है, इसके अलावा कैंसर कैंसर का क्योर और ये सब, और उसको स्ट्रेंथन करना है और उसको अच्छा करना है। ठीक है, बाकी जो और भी चीज़ें हैं, पैंडेमिक जैसे कभी भी आ रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उस सब के बारे में भी बातचीत की गई थी। ठीक है, अब ओके नेक्स्ट, तो हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हमने अगर हम रिकॉल करें तो हमने इसमें क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि G7 ग्रुप जो है वो अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसका जो है अभी मीटिंग हुआ फ्रांस में। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसका क्या कौन से कंट्रीज़ हैं, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, क्या हुआ, रशिया ने कब ज्वाइन किया, कब आउट हो गया, फिर इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है,
इंडिया का क्या रोल है, इंडिया को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ये सब हमने इसमें डिस्कस किया। अभी कल हम फिर से कोई ऐसा ही नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।